ये जो है डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको भी बहुत ज़रूरी है कि इसको याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चन हमारे होंगे वो सिंपली उसको डायरेक्ट तो एक्सपेंड करने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि प्रॉपर्टीज के बेस पे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसलिए प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को डेल से भी डिनोट करते हैं, रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर आप रो को कॉलम, कॉलम को रो में अगर चेंज कर दो तो इसकी वैल्यू सेम रहती है, अनचेंज रहती है। जैसे देखो, मान लो हम डेल इक्वल टू, ये हमने लिया है एक एग्जाम्पल, तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 4, तो कितना आ गया 15 माइनस 4 इक्वल टू 11। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दे रहे हैं, रो को कॉलम बना दे रहे हैं, कॉलम को रो। तो उसका सिंबॉलिकली हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इस तरह का साइन है सी, डबल एरो दोनों साइड में इस तरह का एरो डाला जाता है आर, यानी सी को आर में, आर को सी में बदलना है। तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बना दीजिए। देखिए फर्स्ट कॉलम है 3 1, तो इसको फर्स्ट रो 3 1 बना देते हैं। ये सेकेंड कॉलम है 4 5, तो इसको मैं सेकेंड रो बना दूंगा 4 5। क्लियर? फर्स्ट कॉलम है, ऐसे करके देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसको मैं ऐसे बना दूंगा। सेकेंड कॉलम तो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो, इस तरह से चेंज कर दिया। अब इसको तोड़ी तो 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1, तो देखिए फिर वैल्यू 11 आ रहा है। इसका मतलब है क्या कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने के बाद भी जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहता है, उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टीज है, ये याद रखिए। फिर देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डेल चेंजेस, यानी डिटर्मिनेंट, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है, मान लो कि ये 3/3 का डिटर्मिनेंट्स है, जिसका फर्स्ट रो का एलिमेंट है A1 A2 A3, सेकेंड रो का है B1 B2 B3 और से थर्ड रो का है C1 C2 C3। अब अगर मैं मान लो हमें ज़रूरत अगर पड़ेगा क्वेश्चन को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, अगर हमें आवश्यकता पड़ता है, तो अगर मैं R1 को R3 से चेंज करता हूँ, तो यहाँ सिंबॉलिकली हम इस तरह से लिखेंगे R1 डबल एरो, इसका अर्थ ये होगा कि R1 के जगह पे R3 को लिख देना है, R3 के जगह पे R1 लिखना है। तो यहाँ से देखो क्लियर, ये R1 है और ये R3 है, तो यानी ये वाला R3 के जगह पे लिख देना है, R3 वाला जो है उसको R1 के जगह पे लिख देना है। तो लिख दीजिए यहाँ पर C1 C2 C3, और ये जो R2 है वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि R2 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पर R3 के जगह पर R1 को लिख दीजिए, यानी R1 के जगह पर R3 को, R3 के जगह R1। तो ऐसा अगर करेंगे आप, एक बार चेंज करेंगे तो एक साइन इसमें माइनस लगाना होगा, उसका साइन जो है चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है। हालांकि उसकी वैल्यू तो निकालोगे तो वही का वही रहे, लेकिन वो साइन में पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अभी इसी में मैं मान लो कि एक बार और करना चाहता हूँ, C1 को C2 से मैं चेंज करना चाहता हूँ। आगे चल करके जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसमें इस तरह की रिक्वायरमेंट आपका हो सकता है। C1 को C2 से मैं चेंज करना चाहता हूँ। देखो ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, तो इसको उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, इसको उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। तो C2 B2 A2 को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, और C1 B1 A1 को मैं सेकेंड कॉलम में लिख दिया। ठीक है, इसके जगह पर इसको, और इसके जगह पर इसको इंटरचेंज कर दिए। तो इंटरचेंज कर दिए, एक बार और इंटरचेंज किए तो एक माइनस फिर और आ जाएगा, एक माइनस और आएगा, तो फिर माइनस को माइनस इंटू करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये इतना के बराबर। यानी जितनी बार आप इंटरचेंज करोगे कॉलम से कॉलम को या तो रो को रो से, तो उतना बार तुमको एक माइनस साइन बाहर में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, फिर देखो यह थर्ड मेरा प्रॉपर्टी है इस तरह का, इफ एनी वन ऑफ द 2 रो और कॉलम, या तो 2 रो या तो 2 कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0।
अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो ठो कॉलम आपस में अगर आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ, देखिए जैसे, चलो इसमें देखते हैं कि ये इसमें देखिए क्या है कि 3 2 3 यहाँ भी है, R1 में, R3 में भी है 3 2 3, R1 और R3 दोनों आइडेंटिकल है। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी अभी जो प्रॉपर्टी, जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसमें उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस R1 की जगह पर R3 को लिखेंगे और R3 की जगह पर R1 को लिखेंगे। तो क्या होगा, एक माइनस साइन लगाना होगा। तो माइनस साइन लगा करके इसको मैं उठा के यहाँ डाल दे रहा हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, तो मेरा मैट्रिक्स तो वही का वही रह जाएगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। लेकिन एक साइन यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा इस ऑपरेशन की वजह से, ठीक। और इसकी जगह पर फिर मैं क्या करूँगा, इस डेल को लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो वही आ रहा है ना, सेम टू सेम। तो जिसको मैंने डेल माना था तो यहाँ पर मैं माइनस डेल लिखूंगा। ओके, अब ये माइनस डेल को मैं लेफ्ट में ले जाऊँ तो डेल यहाँ पहले से था, डेल इसको इधर किए तो डेल प्लस डेल इक्वल टू 0, तो 2 डेल इक्वल टू 0, सो देयरफॉर डेल इक्वल टू 0। तो देखिए डेल की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 0। तो याद रखिएगा किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होता है। अल्टरनेटिवली भी हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ कि इसका मान 0 होता है कि नहीं। चलिए हम मान लो कि एक्सपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू एलोंग द R1 के लॉन्ग मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ पहले, देखिए 3 लिखने के बाद यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा। ओके, फिर यहाँ पर ये काट देंगे और ये काट देंगे, तो ये क्या बचेगा 2 3 2 3। तो यहाँ पर लिखे 2 3 2 3। फिर ये वाला बीच वाला क्या करेंगे, माइनस लेंगे। तो हम यहाँ पर नेगेटिव 2 ले लिए। अब 2 ले लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला हॉरिजेंटल रो और ये पर वर्टिकल कॉलम, इसको कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा 2 3 3 3। तो यहाँ लिख दिए 2 3 3 3। फिर ये पॉजिटिव लेंगे, फिर यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 2 2 3 2। तो यहाँ लिख दिए 2 2 3 2। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6, फिर माइनस 2, फिर यहाँ से करते हैं 3 दूनी 6, माइनस 3 इंटू 3 9। ओके, प्लस 3, फिर 2 इंटू 2 तो 4, अब फिर माइनस 3 इंटू 2 6। अब यहाँ से देखो 3 इंटू 0, फिर यहाँ माइनस 2, और फिर यहाँ पे माइनस 3 को माइनस 2 से इंटू करेंगे तो प्लस 6, फिर यहाँ पे देखो माइनस 2 को 3 से इंटू करेंगे तो माइनस 6। अब ये टोटल इक्वल टू कितना हो गया 0। तो डायरेक्ट भी एक्सपेंड करोगे तो 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रख लो कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल है तो उसका मान 0 होता है। ओके, फिर देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई एक रो या एक कॉलम का हर एक एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के। अगर मैं कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी रो के सारे एलिमेंट को या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को, तो उसकी जो वैल्यू होती है, उस डिटरमिनेंट की जो न्यू डिटरमिनेंट जो फॉर्म करेगा उसकी वैल्यू जो होती है के टाइम्स हो जाता है जो मेरा पहले से दिया हुआ था। जैसे मान लो सपोज करो ये डेल इक्वल टू इतना दिया हुआ, ये 3/3 का। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम को मैं के से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम को। तो के से मल्टीप्लाई कर देने के बाद इसकी जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना तो ठीक के इंटू ये इसके बराबर आएगा। जो पहले जो दिया हुआ था ये डिटर्मिनेंट, उसका के इंटू इतना इक्वल टू के इंटू डेल। तो इससे थोड़ा सा एक बात कन्फ्यूजन दूर कर दे कि देखो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब कोई हम कांस्टेंट को जब हम किसी से कॉमन लेते हैं तो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से कॉमन लेना होता है, या किसी भी नंबर से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में या तो केवल किसी एक रो में ऐसा होता है या तो किसी एक कॉलम में ऐसा होता है। यानी कि ये हम ये भी समझाना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी से कि अगर आप चाहो तो इसको आप कह सकते हो कि C1 से हमने K को कॉमन निकाल लिया,
C1 ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में ये देखें k का मल्टीप्लाई है सबके साथ, तो k को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो k को कॉमन निकाल लेंगे तो फिर मेरा वही का वही डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो याद रखना है कि जब भी आप डिटरमिनेंट में कॉमन निकालने की कोशिश करो या जो भी कॉमन निकालने की कोशिश करो, तो वो कॉमन हमेशा किसी रो से निकलता है या किसी कॉलम से निकलता है। ओके, फिर देखो हाँ, तो रिमार्क है, इसमें रिमार्क भी याद रखिए, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम, जो कि अभी अभी हमने ये बात बोला, किसी एक कॉमन रो से या एक कॉलम से ही हम कॉमन निकालते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ 18 है, 24 9 है, 1 2 4 है, 3 0 2 है, तो यहाँ देखो क्लियर ये 3 का फैक्ट, ये क्या है 3 का मल्टीपल है, तो 3 तो कॉमन इसमें से निकाल ही सकते हैं। तो कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है, या तो आप लैंग्वेज में लिखोगे ऐसा कि टेकिंग 3 एज ए कॉमन फ्रॉम R1 से मैं 3 को कॉमन निकालूंगा टेकिंग कॉमन, या तो फिर ऐसे लिखो R1, यहाँ पे ऐसे ऑपरेशन सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जाता है R1 फिर एरो डालो, फिर क्या कर रहे हो R1 को 3 से भाग दे रहे हो। तो याद रखना कि अगर हम किसी कॉलम या रो को जितना से भाग देंगे तो याद रखना उतना से मल्टीप्लाई भी करना होगा हमको। तो मैं यहाँ पर 3 से R1 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं 3 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 3 से भाग देंगे तो यहाँ 6 आएगा, ये 8 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। ओके, अब नहीं लगता है कि अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ किसी रो या किसी कॉलम को, मान लो कि R1 को ही मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो देखो ये फिर वापस ये इतना आ जाएगा ना। तो यानी यहाँ लग रहा है जैसे कि मैंने क्या किया, इसमें से 3 को कॉमन ले लिया, तो 3 को कॉमन निकाल के बाहर कर दीजिए, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट में याद रखना है कॉमन जो निकलता है वो केवल किसी रो या किसी कॉलम से निकलता है, जबकि मैट्रिक्स में जब कॉमन निकालना होता है तो मैं सारे एलिमेंट में से निकालता हूँ। ठीक, अभी देखिए दूसरा रिमार्क है कि इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन डेल इक्वल टू 0। अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम प्रोपोर्शन में हो, तब भी उसका मान 0 होता है। जैसे देखिए अब इसके डेल इक्वल टू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 1 0 2 18 36 1 3 4 17 3 6। अब देखो यहाँ पर मैं इस R1 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 17, 102 को 102 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 17, फिर 18 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 और 36 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 6। तो 6 इंटू 17, 6 इंटू 3, 6 इंटू 6, तो मैं यहाँ पर से 6 को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने R1 से 6 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 17, यहाँ 3, यहाँ 6, फिर ये 1 3 4 तो वैसे ही रह गया, फिर R2 मेरा वैसा ही रह जाएगा, R3 भी मेरा वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन जो हमने किया कॉमन जो निकाला है सिर्फ R1 से निकालो, तो R1 मेरा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्लियर, ये R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है। R1 और R3 आइडेंटिकल है, इसलिए क्या होगा कि ये जब आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 6 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर ये प्रोपोर्शनल है, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो 102 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 6 आएगा, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी 6 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि R1 और R3 जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। सेम मैंने R1 और R3 सेम प्रोपोर्शन नहीं है, बल्कि R1 और R3 के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में हैं, तो इसका मान 0 होगा। ओके, फिर ये देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 or more terms, then determinants can be expressed as sum of the 2 or more determinants। अगर कोई भी रो या किसी भी कॉलम का, किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म का सम के रूप में अगर वो एक्सप्रेस है, तो फिर मैं उस डिटर्मिनेंट्स को फिर 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स में मैं उसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल, ये डिटर्मिनेंट में आप देखो C1 जो है, C1 में देखो 2 टर्म का सम है यहाँ,
फिर ये C2 मेरा वैसे ही है और C3 मेरा सिंगल ही है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हो, ये इसको दो डिटर्मिनेंट में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। पहला डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसमें से पहला वाला एलिमेंट्स हमको लेना है A1 B1 C1, A1 B1 C1, और दूसरा जो लेना है, दूसरा कॉलम ये जो लेना है, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, वो तो जो है यहाँ पर सेकेंड और थर्ड वही उतार देना है। ठीक, फिर उसके बाद बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिखिए, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस लिखिए, और फिर यहाँ पर क्या करिए, अब ये वाला जो फर्स्ट कॉलम का जो सेकेंड वाला टर्म है ये λ1 λ2 λ3 वो यहाँ लिखिए, λ1 λ2 λ3, और फिर ये दोनों को ज्यों का त्यों उतार दीजिए। क्लियर, इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखिए, इसमें देखिए R1 जो है वो दो टर्म का सम, माने दो टर्म का सम है यहाँ पर। तो बोलो इसमें तो नहीं है, ये तो सिंगल है, तो सिंगल क्यों, इसको भी तो मान सकते हैं A2 + 0, मैं इसको A2 + 0 मान सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, कुछ या सारे एलिमेंट्स ऑफ ए रो। तो इसलिए यहाँ पर देखो कि ये अगर A2 है, यहाँ पर सिंगल है, तो हम इसको +0 मान सकते हैं। तो हम एक डिटरमिनेंट तोड़ेंगे कैसे, A1 लिखेंगे, फिर यहाँ से A2 लिखेंगे, A3 लिखेंगे फर्स्ट रो में, सेकेंड और थर्ड वाला रो ऐसे ही उतार देंगे, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, फिर आप सेकेंड वाला टर्म जो है उसको मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ से λ1 लिखूंगा, यहाँ से 0 लिखूंगा, और यहाँ पे λ2 लिखूंगा। ओके, और फिर ये सेकेंड रो और थर्ड रो को मैं वैसे के वैसे ही उतार दूंगा। ओके, फिर यहाँ देखिए 6 नंबर प्रॉपर्टीज, आफ्टर मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम विथ एनी कांस्टेंट k, मान लो कोई रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट को मैं कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करता हूँ, द रो और कॉलम कैन बी एडेड टू अदर रो। तो इस मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उस रो को या उस कॉलम को कैन बी एडेड टू अदर रो और कॉलम। रो है तो रो को रो में जोड़ना है, या तो कॉलम है तो कॉलम को कॉलम से जोड़ना है। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो होता है वो रिमेन्स सेम, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे मैं समझाता हूँ, इस तरह के ऑपरेशन को हम लोग लिखते कैसे हैं। ऑपरेशन लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको सीखिए कि कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखो, मैं RI कोई रो ith रो है कोई, उसको मैं उसमें मैं jth रो को k से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं RI में जोड़ना चाहता हूँ। इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, इस ऑपरेशन का मतलब है कि RI में यानी ith रो में मैं jth रो को k से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना चाहता हूँ। तो जोड़ने के बाद भी आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो उसकी वैल्यू वैसे के वैसे ही रहेगा। या कॉलम में ऐसा मैं करना चाहता हूँ, कॉलम में तो जैसे ith कॉलम है उसको मैं jth कॉलम को k से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जोड़ना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप लिखोगे। ठीक, तो जैसे कि देखिए इसको तो हम कह रहे हैं कि ऐसा करने के बाद भी जो है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। ये देखिए डेल एक हम डिटर्मिनेंट लिए 3/3 को, हमारा मन है कि R1, देखिए ये ऑपरेशन को अच्छी तरह समझा दें। ये ऑपरेशन लिखने में लोग गलती करता है, अक्सर कर जाते हैं गलती। देखिए R1 में मैं कुछ करने जा रहा हूँ, R1 में रो नंबर 1 फर्स्ट रो में मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ या घटाना चाहता हूँ। तो मैं अगर R1 में कुछ करना चाहते हैं तो आप R1 लिखिए, फिर एरो डालिए, फिर वापस फिर R1 को फिर दोबारा लिखिए। अगर R1 में कुछ करना है तो R1 एरो फिर R1। अब आपको क्या करना है, तो हमको करना क्या है, R3 को K से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखो, R1 में कुछ करना है तो R1 एरो R1 लिखो। क्या करना है आपको, तो R3 को K से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। एकदम से R3 को K से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर एकदम से करना था K से मल्टीप्लाई तो फिर K से डिवाइड भी करना होगा हमको, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बल्कि हमको कोई ऑपरेशन करना है। R1 में कोई ऑपरेशन करना है और R3 को K से मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ना है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देखिए हम कैसे करते हैं, इसको K से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अब रो फर्स्ट रो में जोड़िए तो क्या हो जाएगा A1 प्लस KC1, फिर इसको K से इंटू करने के बाद इसमें जोड़िए तो हो जाएगा A2 प्लस KC2, फिर इसको K से इंटू करने के बाद इसमें जोड़िए तो A3 प्लस KC3। और ये जो है चूंकि R1 में आपने ऐसा ऑपरेशन किया है तो सिर्फ R1 आपका चेंज होगा, याद रखिएगा। ये R2 ज्यों का त्यों रह जाएगा, R3 भी ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये ध्यान रहे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसमें आप ऑपरेशन कर रहे हो वही सिर्फ चेंज होगा। ये R3 ज्यों का त्यों रह जाएगा, R2 तो हम यहाँ लिए ही नहीं तो R2 भी मेरा ज्यों का त्यों रहेगा, R3 भी ज्यों का त्यों रहेगा, केवल R1 में चेंजिंग होगा। और R1 में ऑपरेशन करना है तो वही R1 ऐसे लिखिएगा, फिर एरो लिखिएगा, फिर R1 को रिपीट कर दीजिएगा, जो करना हो उसके बाद लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर डेल इसको लिए थे, डेल माने थे, और इस तरह का ऑपरेशन करने के बाद इसको मैंने डेल 1 माना था, डेल 1। तो याद रखना डेल 1 का मान जो होगा वो डेल के बराबर, कोई वैल्यू में कोई तरह के चेंजिंग नहीं होगा ऐसा ऑपरेशन करने के बाद। फिर इसमें रिमार्क देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये ध्यान से आप इसको थोड़ा सीखिए। इफ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक RI एरो फिर RI प्लस KRJ इज डन इन वन स्टेप, अगर किसी एक स्टेप में अगर आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन अगर करते हैं, एक से ज़्यादा बार अगर कोई ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको लेना चाहिए केयर शुड बी टेकन टू सी दैट ए रो दैट इज इफेक्टेड इन वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज इन अनदर ऑपरेशन। यानी ये कहना चाहता है कि अगर आप कोई भी रो में ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर किया है R1 में ऑपरेशन किया है, R1 प्लस KR2, तो यानी कि इसमें चेंजिंग R1 में चेंजिंग होगा कि R2 में चेंजिंग होगा कि R3 में, सिर्फ मेरा R1 में चेंजिंग होगा, R2 और R3 मेरा ज्यों का त्यों रह जाएगा। यानी केवल R1 इफेक्टेड होगा क्योंकि R1 में मैं केवल ऑपरेशन किया हूं। तो आप दोबारा इसी R1 को सेकेंड जो ऑपरेशन है उसमें आप इस R1 को यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर क्या किया, दूसरा ऑपरेशन क्या कर दिया, यहाँ पर R3 एरो R3 माइनस लेमडा R1, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही स्टेप, ये तो सिंगल स्टेप कहलाएंगे ना मेरे, सिंगल स्टेप में मैं दो ऑपरेशन करने जा रहा हूँ साथ साथ। तो पहला ऑपरेशन में मैं R1 लिया था, R1, और फिर दूसरा ऑपरेशन में मैं इसी R1 को लेस कर रहा हूँ, लेमडा से मल्टीप्लाई करके लेस कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो कॉलम लेके जिस कॉलम में आप ऑपरेशन कर रहे हो या जिस रो में आप ऑपरेशन कर रहे हो उसी रो या कॉलम को फिर आप उसी स्टेप में ना जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो। लेकिन अगर मैं इस तरह का अप्लाई करता हूँ R1 प्लस KR2, R1 में मैं R2 को K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, ठीक। फिर सेकेंड ऑपरेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में R2 प्लस लेमडा R3 कर रहा हूँ। तो देखो ये मेरा सही है, सिंगल स्टेप में मैंने दो ऑपरेशन किया, ये मेरा सही है, क्योंकि इस पहला ऑपरेशन में R1 रो के साथ मैंने ये जोड़ा है तो R1 मेरा चेंज हुआ, ठीक। दूसरा वाला ऑपरेशन जो किया वो मैंने R2 में किया और R3 को लेमडा से मल्टीप्लाई करके जोड़ा, तो इसमें R1 तो हमने लिया नहीं, अब तो मैं R2 और R3, जब मैं R1 में ऑपरेशन किया था तो मेरा R2 और R3 दोनों के दोनों क्या थे, अनइफेक्टेड थे। तो इसलिए मैं उसी स्टेप में मैं सेकेंड ऑपरेशन R2 और R3 के साथ कर सकता हूँ। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। और ये ऑपरेशन लिखने में अक्सर ही स्टूडेंट, कम से कम तो हमको 50-60% स्टूडेंट ऐसे नज़र आते हैं जो कि ये ऑपरेशन लिखने में गलती करता है। इसको अच्छी तरह से सीखिए कि ऑपरेशन अब क्या करना, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज में लिख के नहीं लिखा जाता है बल्कि इस तरह के सिंबॉलिकली इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके।